हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्यू फिजिक्स एकेडमी पर। लास्ट टाइम पे मैं एग्जाम के लिए आप लोगों के कुछ PYQs क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका मैं PYQs की एक सीरीज लाया हूं जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स होंगे। जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1। इसी तरीके से आगे भी हम लोगों के कई सारे पार्ट्स आते रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने बोर्ड में मार्क्स गेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए बच्चों, हम लाइट वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और लाइट में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 4 से 5 बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिसपे होते हैं। जैसा कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं, चाहे वो मिरर से रिलेटेड हो या फिर लेंस से रिलेटेड हो, हमसे पूछा जाता है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ द इमेज। इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा कोई हमारे पास शॉर्टकट नहीं है कि मैं डायरेक्टली नेचर या पोजीशन या फिर जो हाइट ऑफ इमेज या जो भी चीजें हैं मैं डायरेक्टली पता कर सकता हूं जब तक हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि हमें अगर मैग्निफिकेशन के बारे में नहीं पता होगा, कैसे मैं इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं, या फिर आपने जब मिरर के बारे में पढ़ा होगा स्फेरिकल मिरर में, तो वहां पर आपने कॉनकेव मिरर में 6 केस और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस के बारे में स्टडी किया होगा। या फिर लेंस वाला जब पोर्शन आपने पढ़ा होगा तो कॉन्वेक्स लेंस में आपने 6 केस और कॉनकेव लेंस में आपने 2 केस के बारे में स्टडी किया होगा। जब तक आपको वो टोटल 16 केसेस आपके माइंड में नहीं होंगे, या फिर जो मैग्निफिकेशन है या फिर जो साइन कन्वेंशन है, जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इसके न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते हैं। अगर आप वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो यहां पर मेरा ये वीडियो है, इसको आप जाइए और जरूर देखिए मेरे इस पूरे लेक्चर को। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहां से जो भी PYQs में आपको क्वेश्चन दूंगा वो आपको हेल्प करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए कहता है, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में हम लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जैसे जैसे डिटेल हम लोग पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हर एक डिटेल को यहां पर हम लोग नोट आउट करते चलेंगे। जैसा कि हमसे कहा गया है 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट यानी कि HO की जो वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद हमसे कहा गया है यहां पर कॉन्वेक्स लेंस। देखिए न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में एक एक वर्ड हमको एक हिंट प्रोवाइड करता है। जैसा कि यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, अगर यहीं पर हमसे कह देता कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो हमको ये पता है कि चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज टेकन बी नेगेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ हमको गिवन है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। मैंने लिखा F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो लेंस से कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, यानी कि U की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि यहां पर जो U की वैल्यू होती है इट विल ऑलवेज टेक ए नेगेटिव, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट होता है चाहे वो लेंस हो या फिर मिरर हो, हम हमेशा उस ऑब्जेक्ट को फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर फ्रंट ऑफ द लेंस प्रोवाइड करते हैं और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर किया जाता है। फिर आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है और हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। हमसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि V की वैल्यू पूछी गई है। फिर हमसे नेचर के बारे में पूछा गया है तो हम नेचर के बारे में भी फाइंड करेंगे और फिर साथ ही साथ हमसे साइज ऑफ द इमेज यानी कि HI की वैल्यू भी पूछी गई है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग जरूर फाइंड आउट करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। बच्चों देखिए जैसा मैं आपसे बता रहा हूं आपको भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले हम लोग लेंस का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर तुरंत वैल्यू पुट करने लग जाते हैं, f की वैल्यू, u की वैल्यू। नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि आप ये चीज जानते हो कि ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, लेकिन गलतियां कहां पर होती हैं, प्लस या माइनस में होती हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको फॉर्मूले को v के अकॉर्डिंग सेटअप करूंगा, तो ये होगा 1/f और u इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/u। अब मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो 1/v की वैल्यू देखिए, 1/f की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 सेंटीमीटर किया। यहां पर देखिए u की वैल्यू चूंकि मेरे पास नेगेटिव है और यहां पर फॉर्मूले में हमारे पास प्लस है, u की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/50। जब मैं यहां पर v की वैल्यू फाइंड करूंगा, ये एलसीएम होगा कितना,
30 होगा, 10 3 जा 30 एंड 3 1 जा 3 माइनस 15 2 जा 30 एंड 2 1 जा, यहां से जो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई 30, या फिर अब चूंकि मुझे तो v की वैल्यू चाहिए तो मैं इसका क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा, v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30, लेकिन v की वैल्यू हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है हमारे पास v की वैल्यू, इसका मतलब कि ये कैसी होगी, रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी, आप बताओ। तो बिल्कुल यहां पर जो इमेज होगी हमारी कैसी होगी, रियल होगी, और हमको ये पता है कि कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाला जो भी इमेज होता है वो कैसा होता है, रियल होता है। चलो ठीक है, अब जरा हम लोग बात करते हैं इसमें कि हम लोगों को इसका और नेचर के बारे में पता करना है, तो बिल्कुल आओ हम लोग नेचर के बारे में भी पता करते हैं। तो नेचर के लिए मुझे क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए, और मैग्निफिकेशन क्या कहता है, लेंस के लिए वो होता है v बाई u। अब देखिए पहले मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड करूं, क्योंकि वहां से मुझे नेचर के बारे में पता चलेगा। तो v की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 30 आई है, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, जो कि माइनस में 15 है। तो ये देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू जो आएगी हमारे पास -2। जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है ये हमको बताएगी बाकी के नेचर के बारे में, इमेज के। क्या, देखिए ये जो निगेटिव साइन आगे लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये जो निगेटिव साइन लगा हुआ है ये हमको बताता है कि जो हमारा इमेज है वो इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। तो आप बताओ, आपने पढ़ा है ना कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाती है तो वो होती है कैसी, इरेक्ट होती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाती है तो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर इन्वर्टेड वाली जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है और इरेक्ट वाली पॉजिटिव होती है। इसका मतलब जो हमारा इमेज है वो किस नेचर का है भाई, यहां पर जो हमारी इमेज का नेचर है वो कैसा है, इनवर्टेड है। तो मैं यहां पर लिखूंगा नेचर में इनवर्टेड, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा यहां पर देखो जो मैग्नीट्यूड यहां पर आया है मैग्निफिकेशन का जो कि 2 है। अब आपको ये पता है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो वहां पर हमारा इमेज कैसा होता है, इनलार्ज होता है। कैसा, इनलार्ज होता है। अब इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि कैसे, मैंने कह दिया कि इनलार्ज है। देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई है, मुझे यहां पर क्या चाहिए, मुझे यहां पर साइज ऑफ द इमेज भी चाहिए। तो मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि हमारे पास HI अपॉन HO, ठीक है ना। तो देखो HI मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -2, HI हमको फाइंड करना है और HO की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5 सेंटीमीटर। डन। अब यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो HI की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप देखो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो 5 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन जो हमारा इमेज आई है उस ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इनलार्ज, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 स्टेप करते हुए आएंगे। अब यहां पर कोई भी आपके पास शॉर्टकट नहीं है कि आप यहां पर ये बता दो कि v = +30 आया तो आप कह दो रियल है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा साइन कन्वेंशन के बारे में, क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमको कैसे लेना है ये यही बताता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं बच्चों, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। सो प्लीज मैं आपको करवा रहा हूं और आप बिल्कुल करते चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखिए बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बच्चों को बहुत डर लगता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा। देखिए मेरा एक प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आप सभी को बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कहते हैं कि एक फॉर्मेट होता है। आप जरूर जाइए वहां पर देखिए। ये चूंकि मैं PYQs करवा रहा हूं इसलिए मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, लेकिन यहां वीडियो में मेरा लिंक दिया होगा, आप जाकर के वहां पर जरूर देखिएगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहां पर क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो हमको ये बताता है कि किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है। यानी कि एक सिंपल सी बात है, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड के बारे में जो बताता है वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू के साइन से लिखते हैं और कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी कि जो भी हमारे पास मीडियम दिया हुआ है उसमें।
अब यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम आपसे पूछ लेता है, या तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में दिया होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा। अब जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहां पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, यहां पर आप डायरेक्टली लिख दो 4/3। लेकिन देखो यहां पर जब हम किसी भी मीडियम का कंपैरिजन करते हैं तो वो हमेशा किसके साथ करते हैं, एयर के साथ करते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ ग्लास इज, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 3/2। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि हमको कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट को, इस लैंग्वेज को समझ करके लिखना होगा कि हमसे कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इस तरीके से। अब यहां पर देखो जो वैल्यू हमारे पास है ये मैं पुट कर दूंगा, यानी कि 3/2 अपॉन ये देखो वाटर का कितना है 4/3। अब ये देखो 3 कहां चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और ये 4 कहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 9/8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप करते हुए सीख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज 1.50। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अभी भी जो हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था, फिर यहां पर लिखा था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। डायरेक्ट में लिखूं क्या, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग समझ जाना। फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा आप लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो यहां पर मैं लिख दूंगा 3 × 10⁸ अपॉन, यहां पर हमको यही पता करना है कि बेंजीन में लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो मैंने इसको लिख दिया डायरेक्टली स्पीड, ठीक। अब इसकी वैल्यू दी है 1.50 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड, डन। तो फिर से मैं इसको लिख सकता हूं स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इन बेंजीन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.50, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलो और कमेंट भी करते चलो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं, देखिए ये पावर के क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं। क्यों, जैसा कि पूछा गया कि हाँ बताओ भाई पावर कितनी होती है, फटाक से आप आंसर करते हो P = 1/f, P = 1/f। लेकिन एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि यहां पर जो हमारा ये फॉर्मूला है P = 1/f, बच्चों ये जो f है वो किसके लिए है, इन मीटर में अगर हमारी फोकल लेंथ दी हुई है तब है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो किसमें दी है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमारा 1/f वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो फिर क्या लगेगा, 100/f, ठीक है, 100/f लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमको पावर दी होती है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये जो मेरे स्पेक्टिकल्स हैं वो मेरा +75 डायोप्टर का है, 0.75, ठीक है ना। इसकी जो पावर है, या चलो मैंने कह दिया +2 डायोप्टर है। अब अगर डायोप्टर में हमको पावर दी हुई है, मैंने कहा कि +2 डायोप्टर है, इसका मतलब है कि यहां पर जो फोकल लेंथ होगी वो किसमें होगी, मीटर में ही होगी, बाय डिफॉल्ट किसमें होगी, मीटर में ही होगी, ठीक है ना। तो इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है आपको, जल्दीबाजी में अपने आंसर को गलत नहीं करना है। यहां पर हमको देखो फोकल लेंथ किसकी दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो मैं यहां पर अगर क्या कैलकुलेट करूं, पावर कैलकुलेट करूं, तो पावर के लिए फॉर्मूला होगा 100/f, और f कितनी है 4। तो यहां पर देखो जो पावर आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 25 डायोप्टर। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 25 डायोप्टर। अब एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, यहां पर देखिए, यहां पर हमारा लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ऑलवेज कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो यहां पर जो पावर होगी वो भी कैसी होगी, निगेटिव होगी।
तो ये अब हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसकी पावर कितनी आ गई? -25 डायोप्टर। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं अगर आपको समझ में आए हैं, तो प्लीज सबसे पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं लगाएंगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं लगने वाले हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि लास्ट टाइम में बोर्ड की प्रिपरेशन या एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर हो सके। इसी सीक्वेंस में हमारे और भी वीडियोस मैथ के भी आने वाले हैं उज्ज्वल श्रीवास्तव सर के द्वारा, और प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर करिए। थैंक यू।